हेलो एवरीवन, सॉरी वीडियो को लेट अपलोड करने के लिए। कुछ रीजंस के कारण मैं अपलोड नहीं कर पा रही थी, बट अब आपको वीडियोस रेगुलर मिलेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से, जो कि है क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों का वर्गीकरण। फसलों को अलग अलग आधार पर वर्गीकृत क्लासिफाई किया गया है, जैसे कि सीजन, लाइफ साइकिल, क्लाइमेट, रूट सिस्टम, नंबर ऑफ कॉटलिडेंस, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, टैक्सोनॉमी और स्पेशल यूज़। तो हम एक एक करके इसके डिटेल के बारे में देखते हैं। तो पहले देखते हैं बेस्ड ऑन सीजन, मौसम के आधार पर फसलों को 3 अलग फसल में क्लासिफाई किया गया है। पहला है खरीफ, दूसरा है रबी और तीसरा है जायद क्रॉप्स। पहले देखते हैं खरीफ क्रॉप्स के बारे में। खरीफ क्रॉप्स को मॉनसून क्रॉप्स भी कहा जाता है। इन फसलों को अच्छे ग्रोथ के लिए हॉट वेदर, गर्म मौसम की आवश्यकता होती है। इनकी सोइंग जून जुलाई, जनरली मॉनसून के शुरुआत में इनकी बुआई की जाती है और हार्वेस्टिंग टाइम होता है सितंबर अक्टूबर। तो खरीफ क्रॉप्स के अंदर कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स आते हैं जिसे हमें ध्यान रखना है। वो हैं राइस, मेज़, कॉटन, मिलेट्स जिसमें कि पर्ल मिलेट, फिंगर मिलेट, देन अरहर, सोयाबीन और ग्राउंडनट। नेक्स्ट है रबी क्रॉप्स, जिन्हें विंटर क्रॉप्स भी कहा जाता है। इस फसलों को अंकुरण, जर्मिनेशन एवं मैच्योरेशन के लिए वार्म वेदर, गर्म मौसम और ग्रोथ के लिए कोल्ड वेदर, ठंडे मौसम की आवश्यकता होती है। रबी फसलों की सोइंग अक्टूबर नवंबर में की जाती है और हार्वेस्टिंग जनवरी फरवरी में की जाती है। रबी क्रॉप्स के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जिन्हें हमें ध्यान रखना है वो हैं वीट, ग्राम, बार्ले, ओट्स, लिंसीड, मस्टर्ड एंड पी। अब देखते हैं जायद क्रॉप्स के बारे में। जायद क्रॉप्स को समर क्रॉप्स भी कहा जाता है। इन फसलों को ग्रो रबी और खरीफ मौसम के बीच में किया जाता है। जैसे इसकी सोइंग फरवरी मार्च में और हार्वेस्टिंग मई जून में की जाती। इन्हें वार्म ड्राई वेदर, गर्म शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। जायद क्रॉप्स के अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे कि पम्पकिन, वाटरमेलन, मस्क मेलन और कुकुम्बर, इसे हमें ध्यान रखना है। खरीफ क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स और जायद क्रॉप्स कॉम्पिटिटिव एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसकी सोइंग टाइम, हार्वेस्टिंग टाइम और एग्जाम्पल से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो इसे ध्यान रखना। अब देखते हैं बेस्ड ऑन लाइफ साइकिल ऑफ क्रॉप्स। फसलों की जीवन चक्र के आधार पर फसलों को 3 में वर्गीकृत किया गया है। पहला है एनुअल क्रॉप्स, एक वर्षीय फसल, दूसरा है बीनियल क्रॉप्स, द्विवर्षीय फसल और तीसरा है पेरिनियल क्रॉप्स, बहुवर्षीय फसल। पहले देखते हैं एनुअल क्रॉप्स के बारे में। एक वर्षीय फसल, ऐसी फसल जिसका लाइफ साइकिल 1 साल में पूरा होता है उसे एनुअल क्रॉप या एक वर्षीय फसल कहते हैं। लाइफ साइकिल कहने का मतलब है बीज से पहले अंकुरण होगा, फिर पौधे का ग्रोथ होगा, फिर फ्लावर्स आएंगे, फिर फ्रूटिंग होगा और उसके बाद प्लांट क्या होता है, मर जाता है। तो ये जो पूरी प्रोसेस है वो पूरे 1 साल में अगर कंप्लीट हो रही है तो उस फसलों को हम क्या बोलते हैं, एनुअल क्रॉप्स या एक वर्षीय फसल। के कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं राइस, मेज़, सोरघम, कॉटन, मस्टर्ड और वीट। देखते हैं बाइनियल क्रॉप्स, द्विवर्षीय फसल के बारे में। ऐसी फसल जिसका लाइफ साइकिल 2 साल में पूरा होता है उसे बाइनियल क्रॉप्स या द्विवर्षीय फसल कहते हैं। यहाँ लाइफ साइकिल कैसे चलेगा, जैसे पहले साल में क्या होगा, सीड से जर्मिनेशन होगा, लीव्स और स्टेम ग्रो करेंगे, मतलब प्लांट का ओवरऑल ग्रोथ होगा, और दूसरे साल में क्या होगा, फ्लावर्स और फ्रूटिंग होंगे, फिर प्लांट मर जाएगा। तो ये 2 साल ले लेता है अपने पूरे लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए, इस वजह से इसे बाइनियल क्रॉप्स के कैटेगरी में रखा गया है। इसके अंतर्गत कुछ इम्पॉर्टेंट क्रॉप्स जैसे कि कैबेज, कैरेट, कसावा, जिंजर आते हैं। अब देखते हैं पेरिनियल क्रॉप्स, बहुवर्षीय फसल के बारे में। ऐसी फसल जिसका लाइफ साइकिल 2 साल से ज़्यादा का होता है उन्हें पेरिनियल क्रॉप्स या बहुवर्षीय फसल कहते हैं। पेरिनियल क्रॉप्स को हमें हर साल लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसका लाइफ साइकिल लंबा होने के कारण फ्रूटिंग होने के बाद यह फसल मरता नहीं है, ये ऑटोमेटिकली फिर से ग्रो हो जाता है। इसके कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं मैंगो, बनाना, सिट्रस, कोकोनट, जो कि पेरिनियल के अंतर्गत आते हैं।
अब देखते हैं बेस्ड ऑन क्लाइमेट, जलवायु के आधार पर फसलों को दो में वर्गीकृत किया गया है। पहला है ट्रॉपिकल क्रॉप्स, उष्णकटिबंधीय फसलें, और दूसरा है टेम्परेट क्रॉप्स, शीतोष्ण फसलें। पहले देखते हैं ट्रॉपिकल क्रॉप्स, उष्णकटिबंधीय फसलों के बारे में। ऐसे फसल जिन्हें गर्म और आर्द्र जलवायु की, वार्म एंड वेट क्लाइमेट की आवश्यकता होती है, उन्हें हम ट्रॉपिकल क्रॉप्स, उष्णकटिबंधीय फसलें कहते हैं। इनके एग्जाम्पल्स हैं राइस, ज्वार एक्सेट्रा। इसके अंतर्गत बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, बट हम कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स को लेके चलेंगे। दूसरा है टेम्परेट क्रॉप्स, शीतोष्ण फसलें। ऐसे फसल जिन्हें कूल एंड ड्राई क्लाइमेट, ठंडा और शुष्क जलवायु की आवश्यकता होती है, वैसे फसलों को टेम्परेट क्रॉप्स, शीतोष्ण फसल कहते हैं। इसके अंतर्गत एग्जाम्पल्स हैं वीट, पोटैटो, ग्राम। अब देखते हैं बेस्ड ऑन रूट सिस्टम, जड़ों के आधार पर फसलों को दो में वर्गीकृत किया गया है। पहला है टैप रूट, मूसला जड़। दूसरा है फाइब्रस या एडवेंचियस रूट, अपस्थानिक जड़। पहले देखते हैं टैप रूट, मूसला जड़ के बारे में। यह एक प्राइमरी रूट होता है जो वर्टिकली नीचे की तरफ ग्रो होता है। इस प्राइमरी रूट से ही सेकेंडरी और टर्शरी रूट्स निकलते हैं। इसका एग्जाम्पल है मस्टर्ड, कैरेट, जिसमें कि टैप रूट पाया जाता है। अब देखते हैं फाइब्रस या एडवेंचियस रूट, अपस्थानिक जड़। ऐसा जड़ जो रेडिकल को छोड़कर पौधे के किसी भी दूसरे भाग से निकलते हैं, जैसे कि स्टेम या लीफ, तो उसे हम फाइब्रस या एडवेंचियस रूट, अपस्थानिक जड़ कहते हैं। कुछ लोगों को शायद रेडिकल ना पता हो, तो मैं बता देती हूँ कि रेडिकल क्या होता है। तो सीड में जो एम्ब्रियो होता है उसके दो एंड होते हैं। पहला एंड होता है प्लूमुले और दूसरा होता है रेडिकल। तो प्लूमुले जो होता है शूट में डेवलप होता है, और जो रेडिकल वाला जो एंड होता है वो रूट में डेवलप होता है। तो क्या होगा, जो रेडिकल वाले एंड से जो रूट बनता है वहाँ से ना जड़ निकल के अगर स्टेम या लीफ या पौधे के अन्य किसी भाग से अगर जड़ निकलता है तो उसे ही फाइब्रस या एडवेंचियस रूट कहते हैं। का एग्जाम्पल है सीरियल्स। जितने भी सीरियल्स जैसे कि राइस, वीट, सोरघम, मेज़, बार्ले, तो जितने भी सीरियल्स होते हैं उनके जो रूट होते हैं वो किस टाइप के होते हैं, तो फाइब्रस या एडवेंचियस रूट। अब देखते हैं बेस्ड ऑन नंबर ऑफ कॉटलीडेंस। कॉटलीडेंस के नंबर के आधार पर फसलों को दो में वर्गीकृत किया गया है। पहला है मोनोकॉटलीडन या मोनोकॉट्स, एक बीजपत्री। दूसरा है डाइकॉटलीडन या डाइकॉट्स, द्विबीजपत्री। पहले देखते हैं मोनोकॉटलीडेंस, मोनोकॉट्स, एक बीजपत्री के बारे में। तो ऐसे क्रॉप जिनमें सिंगल कॉटलीडन पाया जाता है उन्हें मोनोकॉटलीडन्स बोलते हैं। जो इमेज मैंने लगाया है वो एक्चुअली सीड का स्ट्रक्चर है, तो इसे हम थोड़ा समझते हैं। जो लास्ट का जो लेयर है जिसे सीड कोट बोलते हैं, जो कि एक प्रोटेक्टिव कवरिंग है सीड की, ठीक है। उसके बाद है एंडोस्पर्म, जो डेवलप हो रहा है एम्ब्रियो सीड के अंदर उसको नरिश करता है, मतलब जो भी न्यूट्रिएंट्स उसके लिए एसेंशियल है उसको वो प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट है कॉटिलिडन, ये फूड रिजर्व, फूड को इकट्ठा करके रखता है। क्यों इकट्ठा करके रखता है, जो पौधा जो बीज से तैयार हो रहा है उसको फूड की ज़रूरत होती है, तो ये क्या करता है, कॉटिलिडन का काम है फूड को इकट्ठा करना है, मतलब ये फूड रिजर्व की तरह काम करता है। फिर आता है एम्ब्रियो। एम्ब्रियो का दो पार्ट होता है, एपिकोटाइल और हाइपोकोटाइल। एपिकोटाइल का जो अपर एंड होता है उसी को प्लूमुले बोलते हैं, जिससे शूट डेवलप होता है, और हाइपोकोटाइल का नीचे वाला जो एंड होता है उसे रेडिकल बोलते हैं, जिससे कि रूट बनता है। अगर किसी फसल में एक ही कॉटिलिडन पाया जाए, जैसे कि आप इमेज में देख सकते हैं मोनोकॉटिलिडन्स के नीचे एक ही कॉटिलिडन आपको दिखाई दे रहा है, तो अगर किसी फसल में एक ही कॉटिलिडन पाया जा रहा है तो वो हो जाएगा मोनोकॉटिलिडन। इसका एग्जाम्पल है सीरियल्स एंड मिलेट्स। तो जितने भी सीरियल्स और मिलेट्स हैं वो कैसे होते हैं, मोनोकॉटिलिडन्स होते हैं। दूसरा है डाइकॉटिलिडन्स, डाइकॉट्स, द्विबीजपत्री। तो ऐसे क्रॉप जिनमें डबल कॉटिलिडन या दो कॉटिलिडन पाया जाता है उन्हें डाइकॉटिलिडन्स या डाइकॉट्स कहते हैं। जो डाइकॉटिलिडन्स के नीचे इमेज लगा हुआ है आप उसमें क्लियरली देख सकते हैं दो कॉटिलिडन्स। तो जिनमें भी दो कॉटिलिडन होंगे
वो सारे फसल डाइकोटिलिडन्स कहलाएंगे या डाइकॉट्स कहलाएंगे, और वहीं अगर सिंगल कॉटिलिडन या एक ही कॉटिलिडन पाया जाएगा तो वो मोनोकॉटिलिडन्स कहलाएंगे। तो डाइकोटिलिडन्स के एग्जाम्पल्स क्या होंगे? तो लेग्यूम्स और पल्सेस। तो जितने भी लेग्यूम्स और पल्सेस हैं वो कैसे होंगे? डाइकोटिलिडन। अब देखते हैं फसलों का वर्गीकरण बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस, आर्थिक महत्व के आधार पर। तो पहला है सीरियल्स। सीरियल्स रिच सोर्स ऑफ स्टार्च होते हैं, इनमें स्टार्च का कंटेंट ज़्यादा होता है। तो ऐसी फसलों की खेती अनाज के रूप में खाने के लिए जनरली की जाती है, जैसे कि राइस, व्हीट, मेज़, बार्ले, मिलेट्स एक्सेट्रा। दूसरा है ऑयल सीड्स। ये रिच सोर्स होते हैं फैटी एसिड्स के, जो कि वेजिटेबल ऑयल को एक्सट्रैक्ट या निकालने के लिए काम आते हैं, जैसे कि मस्टर्ड, ग्राउंडनट, सनफ्लावर, सेफ्लावर एक्सेट्रा। पल्सेस या लेग्यूम्स, ये रिच सोर्स होते हैं प्रोटीन के। इनमें प्रोटीन की मात्रा बहुत ज़्यादा पाई जाती है, जैसे कि ग्रीन ग्राम, ब्लैक ग्राम, पी, काउपी, सोयाबीन एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फाइबर। इसमें फसलों की बीज से फाइबर रेशे को निकाला जाता है, जैसे कि कॉटन, जूट, सन हेम्प, फ्लैक्स एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फॉडर। ऐसी फसल जिन्हें पशुओं के चारे के लिए उगाया जाता है, जैसे कि सोरघम, बरसीम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्पाइसेस। ऐसी फसल जिनकी खेती खाने में टेस्ट और फ्लेवर लाने के लिए की जाती है, उन्हें स्पाइसेस कहते हैं, जैसे जिंजर, गार्लिक, कोरिएंडर, टर्मरिक, चिली एक्सेट्रा। रूट एंड ट्यूबर्स। ऐसी फसल जिनका एडिबल पार्ट या खाने लायक पार्ट रूट होता है, जैसे कि कैरेट, स्वीट पोटैटो, टर्निप एक्सेट्रा। और ट्यूबर क्रॉप, जिसमें जो खाने लायक पार्ट स्टेम होता है, जैसे कि पोटैटो, याम एक्सेट्रा। नेक्स्ट है फ्रूट्स। फ्रूट्स बहुत सारे विटामिन्स और मिनरल्स का बहुत ही अच्छा सोर्स है, जैसे कि मैंगो, बनाना, पपाया, पोमग्रेनेट, सिट्रस एक्सेट्रा। नेक्स्ट है स्टिम्युलेंट क्रॉप्स। ऐसी फसल जिनमें अल्कलॉइड कंटेंट पाया जाता है, जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ज़्यादा एक्टिव कर देते हैं, जैसे कि कॉफ़ी, टोबैको, टी एक्सेट्रा। नेक्स्ट है शुगर क्रॉप्स। ऐसी फसल जिन्हें शक्कर के उत्पादन के लिए लगाया जाता है, जैसे शुगर केन, शुगर बीट एक्सेट्रा। नेक्स्ट है मेडिसिनल क्रॉप्स। ऐसी फसल जिन्हें मेडिसिन्स बनाने के लिए उपयोग में लाया जाता है, जैसे कि चिंचोना, इसाबगोल, ओपियम पॉपी, बेलाडोना, रोवोल्फिया एक्सेट्रा। तो क्लासिफिकेशन ऑफ क्रॉप्स बेस्ड ऑन इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस तक कंप्लीट होता है। अब बचता है बेस्ड ऑन टेक्सोनॉमी और बेस्ड ऑन स्पेशल यूज़, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अब मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।